हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज की वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं वृत्तीय गति की। बच्चों चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समतल में गति। इसका पहला हिस्सा जो है उसमें हमने सदिश पढ़ा है, लगभग 12 वीडियो हमने की। उसके बाद 3 वीडियो में मैंने आपको प्रक्षेप्य गति समझाने की कोशिश की और लगभग 2 वीडियो में हम खत्म करेंगे वृत्तीय गति को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृत्तीय गति। कुछ बुक्स तो इसको एक पूरे चैप्टर के रूप में अलग से रखती हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बच्चों आपकी वृत्तीय गति को 3 चैप्टर के अंदर बांटा है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो इसके अंदर जो वृत्तीय गति है वो लगभग मैं 2 वीडियो में आपको समझा दूंगा। जो 5वें चैप्टर में है वो 5वें चैप्टर की वीडियोज़ में देखेंगे और 6ठे चैप्टर वाले टॉपिक को हम 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ऐसा कर लेंगे, बाद में पूरी वृत्तीय गति की एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कोई अगर पढ़ना चाहे तो पूरी वृत्तीय गति को एक साथ पढ़ लें। ठीक है, कोशिश ये रहेगी आप थोड़ा थोड़ा करके वृत्तीय गति सीखते जाएँ और फिर बाद में एक बार रिवाइज कर लें तो आपका वृत्तीय गति बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बिना किसी देरी को शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति। हेडिंग लगाएंगे वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति इंग्लिश में आप खुद लिखेंगे सर्कुलर मोशन। क्या होती है बच्चों वृत्तीय गति? हमारे डेली लाइफ में वृत्तीय गति के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने होते हैं। मैं अगर कहूँ, आपने कभी ना कभी किया होगा कि आप एक धागा उठाते हैं, उसमें कोई पत्थर बांधते हैं और ऐसे घुमा देते हैं। तो ये जो पत्थर घूम रहा है इसकी गति कैसी है? वृत्तीय गति है। मैं अगर कहूँ कि मौत का कुआं जो देखते हैं जिसमें साइकिल या वो मोटरसाइकिल या कार चलती है, जैसे वो भी किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। या ये कहिए कि जब कोई कार किसी मोड़ पे मुड़ती है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वृत्तीय गति करती है। पूरी वृत्तीय गति नहीं करती, थोड़ी सी वृत्तीय गति करती है। ठीक है, आप कहीं साइकिल गोल गोल घुमाने लगे तो वह भी क्या है? एक प्रकार की वृत्तीय गति। तो बच्चों वृत्तीय गति मतलब, या ये मैं ये कह दूं कि जैसे पृथ्वी चारों तरफ की सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो भी एक वृत्तीय गति है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं वो भी क्या है? वृत्तीय गति है। लेकिन हम लिख के समझेंगे। मैं आपको इसकी परिभाषा भी बताऊंगा कि वृत्तीय गति क्या होती है और ये भी बताऊंगा वृत्तीय गति में कितने प्रकार हैं, कैसी कैसी वृत्तीय गति हो सकती है। कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग क्या है, कोणीय त्वरण क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बच्चों अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, मतलब इस वृत्तीय गति को, तो आपको जो हमने बेसिक पढ़ा था, जब मैंने आपको विस्थापन पढ़ाया, त्वरण पढ़ाया, वेग पढ़ाया, ग्राफ पढ़ाया, आपको ये बताया कि अगर विस्थापन का डिफरेंशिएशन कर दें तो वेग मिल जाता है, वेग का डिफरेंशिएशन कर दें तो त्वरण मिल जाता है, वापस आए त्वरण का इंटीग्रेशन करें तो वेग मिल जाएगा, वेग का इंटीग्रेशन करें तो विस्थापन मिल जाएगा। अगर आपको वो अच्छे से आता है, ये आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ सीधी सीधी रेखा होती थी वहाँ विस्थापन होता था, यहाँ गोल गोल घूमने के कारण होगा कोणीय विस्थापन। वहाँ सीधे सीधे चलते थे वहाँ होता था रेखीय वेग, यहाँ गोल गोल घूमेंगे तो यहाँ होगा कोणीय वेग। वहाँ वेग के बदलने से त्वरण आता था, यहाँ कोणीय वेग के बदलने से कोणीय त्वरण आएगा। मतलब ये कहिए कि जैसी चीज़ें वहाँ थी लगभग वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लिखना शुरू करेंगे। मैंने कहा वृत्तीय गति क्या है, एक बार मैं लिखता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि समझ आया है नहीं आया, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होती है वृत्तीय गति। हमने कहा जब कोई वस्तु एक समतल में इस प्रकार गति करती है कि उसकी उसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एक बार लिखते हैं फिर समझेंगे। वृत्तीय गति कहते हैं, ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सुनना बच्चों क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बात इसमें। इसने कहा मान लीजिए एक समतल है, जैसे हमारा बोर्ड है, ये हमारा एक समतल है। इस समतल में कोई वस्तु ऐसे घूम रही है
ये वस्तु है हमारी, ये कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, क्योंकि लगातार ये घूम रही है। ठीक है जी, हमने कहा ये ऐसे गति कर रही है। हमने कहा ये ऐसे कर रही है कि यहाँ एक निश्चित बिंदु है। ये ध्यान रखना, ये जो निश्चित बिंदु है ये उसी समतल में होना चाहिए जिसमें समतल में वस्तु घूम रही है। वस्तु इस बोर्ड में घूम रही है तो ये बिंदु भी इसी बोर्ड में होना चाहिए, ना कि यहाँ हवा में बाहर। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं ये देखता हूँ कि इस वस्तु की इस बिंदु से दूरी हमेशा बराबर है। कहीं भी चले जाओ, जहाँ से भी आप माप रहे हो, ये दूरी हमेशा बराबर आती है। तो इस वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु एक समतल में इस प्रकार गति करती है कि उसकी उसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आप सब जानते हैं वैसे तो कि ये जो निश्चित बिंदु है बच्चों, इसी को इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। लिख लेना कि जो निश्चित बिंदु है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, और ये जो समान दूरी है, समान दूरी ये वाली, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इस पथ को वृत्तीय पथ कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ एक बिंदु है, इसके चारों तरफ एक वस्तु घूम रही है। हमने कहा इस वस्तु की इस बिंदु से दूरी हमेशा बराबर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि जो वस्तु की गति है इसी को वृत्तीय गति कहेंगे, और जो ये रास्ता है इसको हम कहेंगे वृत्तीय पथ। ये जो निश्चित बिंदु है, जो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, जहाँ से हम दूरी माप रहे हैं, इसको बोलेंगे बच्चों केंद्र, वृत्त का केंद्र। और ये जो दूरी जो लगातार बराबर है, यहाँ यहाँ सब जगह बराबर है, इसको बोलते हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, जब बच्चों हम इसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे, त्रिज्या को वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो हम इसको त्रिज्य सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश। और इसे हम प्रदर्शित करेंगे आर वेक्टर से, क्योंकि त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, और हम इसको बोलेंगे त्रिज्य सदिश। और ध्यान रखना, त्रिज्य सदिश, सदिश की क्या होती है? दिशा होती है। वो हमेशा केंद्र से उस बिंदु की तरफ होगी जो वृत्त पे घूम रहा है। केंद्र से वृत्त की परिधि पे स्थित बिंदु की तरफ दिशा होगी हमारे त्रिज्य सदिश की। मैंने कहा ये एक वृत्तीय पथ है, ये उसका केंद्र है, ये वस्तु है। मैंने कहा आपको बनाओ त्रिज्य सदिश बनाओ, आप इन दोनों को मिला देंगे और केंद्र से इस बिंदु की तरफ ये बना देंगे, ये आ जाएगा हमारा त्रिज्य सदिश। फिर ये यहाँ चला गया बिंदु, अब त्रिज्य सदिश ये हो जाएगा। अब बिंदु हमारा यहाँ चला गया तो त्रिज्य सदिश ये हो जाएगा। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो त्रिज्य सदिश है ये लगातार अपनी दिशा बदल रहा है, क्योंकि लगातार वस्तु घूम रही है तो ये त्रिज्य सदिश भी लगातार बदलता रहेगा। हाँ, इसका मान नहीं बदला है, इसका परिमाण नहीं बदला है। अगर ये यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, हर जगह ये 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन दिशा इसकी लगातार बदल रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ बच्चों कि जो त्रिज्य सदिश है, खुद लिखेंगे ये बात, उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, परंतु उसका परिमाण नियत रहता है, बदलता नहीं है, जो कि त्रिज्या के बराबर होता है। त्रिज्य सदिश क्या है? जो हमारी त्रिज्या है ना, वही एक सदिश का काम करेगा, उसी को हमने त्रिज्य सदिश बोला। और क्योंकि लगातार ये घूम रहा है तो इसकी दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन इसका परिमाण, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इसकी वैल्यू हमेशा त्रिज्या के बराबर होती है। ये है बच्चों हमारा वृत्तीय गति की परिभाषा। एक ऐसी गति जिसमें कोई बिंदु ऐसे गति करता है कि उसकी इस निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर रहती है। लेकिन इतना कहना काफ़ी नहीं है, ये जो वर्ड लिखा है उसी समतल में स्थित किसी बिंदु से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा सुनना, मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल, और उसके ऊपर कोई कीड़ा, कोई इंसेक्ट लगातार घूम रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, तब भी उसकी दूरी इसके केंद्र से बराबर दूरी पर है। क्या ये वृत्तीय गति है? मान लो ये कि है यहाँ ऐसे घूम रहा है वो ऐसे कीड़ा, क्या वो जहाँ भी रहता है वो केंद्र से, इस फुटबॉल के केंद्र से बराबर दूरी पे है? मैंने यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये मान लो कोई फुटबॉल है, ठीक है, ये उसका केंद्र है, और कीड़ा, अब देखो ये तो 2D बना है, ये तो ऐसे है ना, यहाँ बाहर की तरफ भी है, इसके ऊपर ऐसे घूम रहा है, क्या ये वृत्तीय गति है? नहीं, जबकि दूरी हमेशा बराबर है केंद्र से। क्यों नहीं है वृत्तीय गति? क्योंकि बच्चों यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है। ये जो कीड़ा है जो फुटबॉल के ऊपर घूम रहा है वो एक तल में गति नहीं कर रहा है, वो कभी इधर आ जाता है, कभी सामने आ जाता है। क्योंकि वो एक तल में गति नहीं कर रहा है, इसलिए वो वृत्तीय गति नहीं है। बच्चों जो हमारी वृत्तीय गति है ये एक द्विविमीय गति है। कैसी गति है? द्विविमीय।
मतलब ये 2D 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे है 2 डायमेंशनल, देखना ध्यान से। मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ चली तो देखो y का मान बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, और x भी बदल रहा है। देखो x घट रहा है, अब x बढ़ेगा इधर और y का मान घटेगा। मतलब यहाँ x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है। और मैंने बार बार आपको बताया कि जहाँ x और y दोनों बदलते हैं वो एक द्विविमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। आप इसको नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वृत्तीय गति के प्रकार। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे? वृत्तीय गति के प्रकार। कितने प्रकार की वृत्तीय गति होती है, इसको मैं हटा रहा हूँ। आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे खुद से। जो चीज़ मैं अपने आप बोर्ड पे नहीं लिख के बताता, आप खुद बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिखा वृत्तीय गति के प्रकार। प्रकार पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैंने कहा बच्चों ये कोई वृत्तीय गति हो रही है यहाँ ऐसे, ये उसका केंद्र है और अभी बिंदु यहाँ है हमारे, जो भी वस्तु है। मान लो पत्थर बांध रखा है धागे में, ये अभी यहाँ है। थोड़ी देर बाद घूमता घूमता ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया। मतलब ये गति कुछ इस प्रकार की गति है। ठीक है जी, मैंने कहा आपको बताओ यहाँ इस वस्तु का वेग क्या है। ये वस्तु है, ये पत्थर है। मैंने कहा यहाँ वस्तु का वेग बताओ। आपने कहा कि बच्चों भाई जहाँ भी हमें वेग बताना हो उसी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींच दो, और वो जो स्पर्श रेखा होती है वो ही वेग की दिशा बताएगी। मैंने कहा इस बिंदु बताओ, आपने कहा यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दो, ये क्या बताएगी? वेग की दिशा। इस बिंदु पे भी एक स्पर्श रेखा खींच दो, आप कहेंगे ये वेग की दिशा है। मैंने कहा यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच दो, ये भी क्या है? वेग की दिशा है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये क्या है ये बताओ। मैंने इनको मिलाया सबको, आपने कहा ये क्या है? ये है त्रिज्य सदिश। मैंने इसको r लिखा, ये यहाँ r है, इसको ऐसा कर देखो। मैंने v भले ही लिख रखा है लेकिन ये वेग लगातार बदल। कभी आप सोचो कि ये v और ये v बराबर है, नहीं। मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको v1, इसको v2, इसको v3 और इसको v4 बोल देता हूँ। इसको बोल देता हूँ R1, इसको R2, इसको R3 और इसको बोल देता हूँ R4। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिज्य सदिश की दिशा हमेशा केंद्र से उस बिंदु की तरफ होगी। तो हमारा त्रिज्य सदिश ऐसा होगा, यहाँ त्रिज्य सदिश ऐसा होगा, यहाँ त्रिज्य सदिश ऐसा होगा और यहाँ त्रिज्य सदिश ऐसा होगा। यहाँ से मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। क्या? पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो त्रिज्य सदिश है उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। त्रिज्य सदिश की दिशा लगातार बदलती रहती है लेकिन उसका परिमाण नहीं बदलता है। मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ नहीं लिखवाऊंगा। मैं बात करूँगा यहाँ के वेग की। मैंने क्या देखा कि जब वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो वस्तु लगातार अपनी दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। देखो यहाँ ऊपर की तरफ है, मैं यहाँ कहूँ तो ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ कहूँ तो ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ कहूँ तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो पहली बात तो आपने ये सीखी कि वृत्तीय गति में या किसी में भी कहीं भी अगर आपको वेग की दिशा प्रदर्शित करनी है, उस बिंदु पे जाके एक स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा की दिशा ही वेग की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जहाँ भी जिस बिंदु पे भी वेग बताना है वहाँ क्या खींच दो? स्पर्श रेखा खींच दो, वो ही वेग की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इस बात को लिख लेना, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। या ये कहिए कि किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा दिखाने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा में खींच देनी चाहिए। आपने खुद बताया मुझे कि भैया ये दिशा ना लगातार बदल रही है, दिशा लगातार बदल रही है और वेग एक सदिश राशि है। अगर वेग की दिशा बदल जाएगी तो वेग भी बदल जाएगा। इसका मतलब जब कोई वस्तु लगातार एक वृत्तीय गति करती है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, मतलब वेग लगातार बदलता रहेगा। वृत्तीय गति के दौरान लिख रहा हूँ मैं यहाँ, वृत्तीय गति के दौरान, वृत्तीय गति के दौरान वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। अतः वस्तु का वेग
भी बदलता रहता है, वस्तु का वेग भी बदलता रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वस्तु का वेग बदलेगा तो उसका मतलब वस्तु के पास त्वरण है। हमने तो पढ़ा है कि जहाँ भी वस्तु का वेग बदलता दिखे वहाँ समझ जाओ कि यहाँ क्या है, त्वरण है। अतः वृत्तीय गति में वस्तु के पास सदैव, हमेशा, सदैव एक त्वरण होता है, सदैव एक त्वरण होता है। जल्दी से बताओ, सदैव एक त्वरण होता है। मैंने कहा कि मेरे सामने को मैंने कुछ वस्तु मुझे गोल गोल घूमती दिखाई दे रही है, वृत्तीय गति करते दिखाई दे रही है। मैंने पूछा बताओ इसके पास त्वरण है या नहीं है। आप कहोगे भैया लगातार दिशा बदल रही है। दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा, क्योंकि वेग के पास दिशा होती है। वेग बदलेगा तो उसका मतलब इसके पास त्वरण है, और वो त्वरण दिशा बदलने के कारण आया है। किसके कारण आया है? दिशा बदलने के कारण। आप मुझसे कहा आपने कि अगर चाल बदल जाए, आपने क्यों कहा मुझे? आपको पता है कि वेग एक सदिश राशि है, वेग के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। अभी हमने ये तो देख लिया कि दिशा बदलने से वेग बदला, दिशा बदलने से त्वरण आया, लेकिन क्या परिमाण भी बदल सकता है? वेग के परिमाण को ही तो हम चाल कहते हैं। कितनी बार हमने पढ़ ली ये बात। क्या हो अगर इस वस्तु की चाल भी लगातार बदले? तो मैंने कहा अगर वस्तु की चाल भी बदल गई तब भी वस्तु के पास एक त्वरण आएगा, और वो त्वरण दूसरे प्रकार का त्वरण होगा, लेकिन दिशा तो हमेशा बदलेगी। हो सकता है चाल बदले या ना बदले, चाल तो हमारे हाथ में है। मान लो मैं मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूँ, ऐसे चक्कर लगा रहा हूँ गोल गोल, वो तो मेरे हाथ में है कि मैं चाल बदलूँ या ना बदलूँ, कम करूँ या ज़्यादा करूँ, लेकिन दिशा तो लगातार बदलनी पड़ेगी अगर मुझे वृत्तीय गति करनी है। इसका मतलब जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी उसके पास एक त्वरण जरूर होगा, और वो त्वरण उसकी दिशा बदलने के कारण आएगा। इसलिए इस त्वरण को बच्चों अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभी मतलब इसलिए नहीं, मतलब इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे एक बार। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैं क्या बताया आपको कि जब भी आपको वृत्तीय गति होती दिखाई दे तो आप ये समझ जाओ कि इस वस्तु की दिशा लगातार बदल रही है, और इस वस्तु की दिशा लगातार बदलने के कारण इसके पास एक त्वरण है। त्वरण है, उसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहा। आपने फिर मुझसे कहा कि अगर चाल बदल जाए तो चाल बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, लेकिन अगर चाल बदली तो इसके अलावा, इस त्वरण के अलावा भी एक दूसरा त्वरण आ जाएगा, जिसको बच्चों हम स्पर्शरेखीय त्वरण बोलेंगे। ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको त्वरण पढ़ाऊंगा, वृत्तीय गति में त्वरण। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि जब भी वस्तु गति करेगी तो उसके पास हमेशा एक त्वरण होगा। ये नहीं कह सकते कि त्वरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। त्वरण हमेशा होगा। वो त्वरण हमेशा किसकी वजह से है? वो दिशा बदलने की वजह से है। हो सकता है चाल भी बदल जाए तब एक और त्वरण आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, वृत्तीय गति के प्रकार। ठीक है जी, इसको मैंने हटाया और मैंने कहा वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। क्या लिखा मैंने? वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। पहली, मैं पहले एक बार हेडिंग लिख लेता हूँ, फिर दोनों को अलग अलग लिखेंगे। आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ बस पहले एक बार। मैंने कहा वृत्तीय गति दो प्रकार की। पहला, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा, परिवर्ती वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परिवर्ती वृत्तीय गति। अब आप बच्चों सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे एक समान वृत्तीय गति, दूसरे वाले को मैं हटा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। पहली वृत्तीय गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति। क्या होती है एक समान वृत्तीय गति? लिखते हैं। हमने कहा कि यदि वृत्तीय गति के दौरान, वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल की बात कर रहा हूं, वस्तु की चाल एक समान रहे, मतलब ना बदले, एक समान रहे, तो ऐसी वृत्तीय गति
वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने कहा कि हमारे पास एक वस्तु गोल गोल घूम रही है, चक्कर लगा रही है वृत्तीय पथ पर। मैंने कहा यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। मैंने कहा यहाँ इसका वेग ऐसे है, यहाँ इसका वेग ऐसे है, यहाँ इसका वेग ऐसे है, यहाँ इसका वेग ऐसे है। लेकिन बच्चों इस वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। वेग के पास दो चीज़ें, परिमाण, दिशा। दिशा लगातार बदल रही है लेकिन परिमाण नहीं बदल रहा है। मैंने कहा यहाँ कितना वेग है, 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड। ऐसी गति, ऐसी वृत्तीय गति जिसमें वस्तु की चाल एक समान रही, यहाँ 5, सारी जगह 5 है, हर जगह 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब चाल नहीं बदल रही। ऐसी वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई। जब चाल ना बदले तो गति क्या, वृत्तीय गति कैसी कहलाएगी, एक समान वृत्तीय गति। क्या यहाँ त्वरण होगा? आपने कहा हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें पता है कि भले ही चाल नहीं बदल रही है लेकिन दिशा तो बदल रही है, और दिशा अगर बदलेगी तो वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो त्वरण होगा, और इसी त्वरण को हमने कहा था अभिकेंद्र त्वरण, और ये हमेशा केंद्र की तरफ होता है, इसीलिए इसका नाम अभिकेंद्र त्वरण है। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा अलग से अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण, लेकिन साथ साथ में बात करता जाऊंगा। मैंने कहा त्वरण हमेशा कहाँ होता है, ये बोलो जल्दी से। ये त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है। यहाँ होगा तो ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से। अभिकेंद्र त्वरण को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सी लगा देंगे इसके पैरों में तो आप समझ जाएंगे ये अभिकेंद्र त्वरण है। कब आता है बच्चों अभिकेंद्र त्वरण? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही हो, और ये दिशा बदलने के कारण आता है। और वृत्तीय गति में तो दिशा हमेशा बदलती है। इसका मतलब जब भी आपको वृत्तीय गति होती दिखाई दे तो समझ जाना वस्तु के पास क्या है, अभिकेंद्र त्वरण है, और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ है। इसका मान कितना होता है वो बाद में बात करेंगे, अभी तो मुझे बस बता ही रहा हूँ। आप एक बात और बताओ, पहले लिख लेते हैं यहाँ। एक समान वृत्तीय गति में दिशा बदलने के कारण अभिकेंद्र त्वरण होता है। कौन सा त्वरण होता है? अभिकेंद्र त्वरण होता है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ क्या यहाँ त्वरण है? वो घुमा के पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्या पूछ लेंगे कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग नहीं बदलता, बताओ सही है गलत? आप कहोगे भाई एक समान वृत्तीय गति का मतलब ये है कि चाल नहीं बदल रही है, दिशा तो बदल रही है, दिशा बदलने से वेग बदलेगा। इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति में भी वेग बदलता है। हाँ, चाल नहीं बदलती, वेग बदलता है। वेग बदलेगा तो त्वरण होगा, त्वरण होगा तो कौन सा त्वरण होगा? अभिकेंद्र त्वरण, और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होगी। अच्छा मुझे बताओ क्या वेग बदल रहा है? आपने कहा बिल्कुल बदल रहा है। वेग बदलेगा तो कौन होगा? त्वरण होगा। मुझे बताओ ये त्वरण जो है कौन सा, अभिकेंद्र त्वरण, ये एक समान है या ये भी बदल रहा है? आपने कहा भैया हमने यहाँ डायग्राम में देखा कि इसकी दिशा भी लगातार बदल रही है। ये पहले यहाँ है, फिर ये ऐसे ऐसे वैसे होता है, हमेशा केंद्र की तरफ इसको रहना है। इसका मतलब ये अपनी दिशा लगातार बदल रहा है, और त्वरण भी एक सदिश राशि है, और उसकी दिशा भी बदलेगी तो वो भी बदल जाएगा। मतलब यह अभिकेंद्र त्वरण, यह अभिकेंद्र त्वरण भी लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। तुमसे कोई पूछे अभिकेंद्र त्वरण क्यों कहा? आप कहोगे क्योंकि इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ है। केंद्र की ही तरफ क्यों है? आप कहेंगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ क्यों होती है। अभी बस इतना ध्यान रखो, दिशा बदलने के कारण एक त्वरण आता है जो कि हमेशा केंद्र की तरफ होता है, इसलिए उसका नाम ये अभिकेंद्र त्वरण है। और क्योंकि ये लगातार अपनी दिशा बदल रहा है तो ये भी एक समान नहीं है, ये भी लगातार बदल रहा है। अच्छा कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें वस्तु की क्या नहीं बदल रही? वेग नहीं बदल रहा है, बदल रहा है, दिशा बदल रही है। त्वरण, त्वरण भी बदल रहा है। चाल, चाल नहीं बदल रही है। चाल नहीं बदलेगी तो गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। आपने गतिज ऊर्जा पढ़ी होगी 1/2 mv²।
जहाँ v क्या होती है चाल। अगर वस्तु की चाल नहीं बदल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी नहीं बदल रही। इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की, ध्यान से सुनना, वस्तु की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। क्यों? क्योंकि चाल नियत रहती है, गतिज ऊर्जा नियत रहती है। बच्चों ध्यान से सुनो, जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग पे निर्भर नहीं करती, वो चाल पे निर्भर करती है। और चाल कैसी है? एक समान। तो गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? एक समान। कुछ ऐसी बातें हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ संवेग। अगले चैप्टर में आपको संवेग पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी अकल होनी चाहिए हमें कि संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। v यहाँ वेग है, चाल नहीं है, वेग है। चाल नहीं है, वेग है, और वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा। यहाँ लगातार वेग बदल रहा है, इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का संवेग भी लगातार बदलता रहता है। क्या नहीं बदलती? चाल नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। और भी अगर कुछ पूछ ले आपको तो आप सोच समझ के जवाब देंगे, वहाँ फॉर्मूला तक उसके पहुँचेंगे, आप सोचेंगे कि यार बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, असमान वृत्तीय गति या परिवर्ती वृत्तीय गति। दूसरा जो प्रकार है बच्चों, उसकी हेडिंग लगाते हैं असमान या परिवर्ती वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने कहा जब भी वस्तु वृत्तीय गति करेगी उसकी चाल हमेशा बदलेगी। चाल बदलेगी, सॉरी, जब भी वस्तु वृत्तीय गति करेगी तो उस वस्तु का वेग हमेशा बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि दिशा बदल रही है। दिशा बदलने से वेग बदलेगा, वेग बदलने से त्वरण आएगा, त्वरण को कहते हैं विकेंद्र त्वरण। इस वाले त्वरण को जो दिशा बदलने से आया। मैंने कहा चाल के बारे में क्या ख्याल है? आपने कहा चाल बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती। अगर चाल नहीं बदली तो ऐसी वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन अगर चाल बदल जाए तो आप कहेंगे अगर चाल बदल जाए तो एक और त्वरण आ जाएगा। एक दिशा के बदलने से आया है, एक चाल के बदलने से आएगा, और ऐसी गति को बच्चों असमान वृत्तीय गति कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यदि वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की दिशा के साथ, दिशा तो लगातार बदल रही है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी हमें। यदि वस्तु वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की, चलो बात ही नहीं करनी तो मैं यहाँ भी लिख रहा, ध्यान रखो, वृत्तीय गति अगर है तो दिशा कभी भी सेम नहीं रहेगी, लगातार बदलती रहेगी। वेग बदलेगा, त्वरण आएगा, त्वरण कहलाएगा विकेंद्र त्वरण। यदि वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल भी परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, मैंने कहा ऐसे लिखते हैं, वस्तु की दिशा के साथ साथ चाल भी परिवर्तित हो जाए तो इस वृत्तीय गति को क्या कहते हैं? इस वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, असमान वृत्तीय गति कहते हैं। मैं बार बार आपसे पूछूंगा, मैंने कहा चाल बदलेगी, आप कह सकते हैं बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकती। मैंने कहा दिशा बदलेगी, आप कहेंगे भैया अगर सर्कुलर मोशन हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है, दिशा हमेशा बदलेगी। दिशा के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाल बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती। दिशा बदल रही है, चाल नहीं बदल रही है, एक समान वृत्तीय गति। दिशा भी बदल रही है, चाल भी बदल रही है, असमान वृत्तीय गति। दिशा बदल रही है, चाल नहीं बदल रही है, केवल एक त्वरण, कौन सा? अभिकेंद्र त्वरण। किसकी वजह से? दिशा बदलने की वजह से। चाल भी बदल रही है, दिशा भी बदल रही है, दो त्वरण। दिशा बदलने की वजह से अभिकेंद्र त्वरण,
चाल के बदलने से एक नया त्वरण आएगा जिसको बोलेंगे सपर्शरेखीय त्वरण। क्या बोलेंगे? सपर्शरेखीय त्वरण। मैंने कहा यहाँ एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, दिशा लगातार बदल रही है, दिशा के साथ कोई दिक्कत नहीं, दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन यहाँ वेग 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेग 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेग 8 मीटर पर सेकंड, चाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारा 15 मीटर पर सेकंड। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वस्तु की चाल भी लगातार बदल रही है, दिशा तो बदल ही रही है। इसका मतलब इसके यहाँ एक नया त्वरण आ जाएगा। अतः असमान वृत्तीय गति के दौरान, असमान वृत्तीय गति के दौरान वस्तु के पास दो त्वरण होते हैं, दो त्वरण होते हैं। पहला दिशा बदलने की वजह से, आपने कहा ठीक है, अच्छा जी। दूसरा चाल बदलने के कारण, आपने कहा ठीक है। पहले वाले त्वरण को क्या कहते हैं? आपने कहा पहले वाले त्वरण को जो दिशा बदलने के कारण आया है उसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। ये हमेशा किसकी तरफ होता है? केंद्र की ओर। और जो चाल बदलेगा, चाल बदलने के कारण जो त्वरण आया है उसको बच्चों सपर्शरेखीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपर्शरेखीय त्वरण। और ये कहाँ होता है? ये वेग के समांतर होता है, समांतर या प्रति समांतर। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि समांतर और प्रति समांतर का मतलब क्या है। मान लीजिए बच्चों, मुझे बताओ ये कौन सा त्वरण होगा? आपने कहा ये अभिकेंद्र त्वरण है, AC, ये अभिकेंद्र त्वरण, ये अभिकेंद्र त्वरण, ये अभिकेंद्र त्वरण। आपने कहा अच्छा क्यों आया है ये आया है दिशा बदलने की वजह से। लेकिन अब तो चाल भी बदल रही है भाई। बच्चों अगर चाल भी लगातार बदल रही है तो ध्यान रखना, महाचाल बदलने के कारण एक नया त्वरण आएगा जिसको सपर्शरेखीय त्वरण हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपर्शरेखीय त्वरण। तो आप कहेंगे जो सपर्शरेखीय त्वरण होता है या तो ये वेग की दिशा में होगा, अब जैसे यहाँ वेग ऐसे है तो ये वेग की दिशा में हो जाएगा। अगर ये वेग, ये है वेग और ये है त्वरण, कौन सा? सपर्शरेखीय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टी से प्रदर्शित करते हैं, तो पहले में मैंने टी लगा दिया। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ए से लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हमने कहा कि ये त्वरण या तो वेग की दिशा में होगा या ये त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होगा। दो ही चीज हो सकती हैं, वेग के समांतर या वेग के प्रति समांतर। समांतर मतलब सेम दिशा में, प्रति समांतर मतलब विपरीत दिशा में। अगर ये वेग और ये वाला त्वरण, सपर्शरेखीय त्वरण एक ही दिशा में हुए तो हम बार बार पढ़ के आए हैं चाल बढ़ेगी। वेग और त्वरण अगर एक ही दिशा में हो तो चाल बढ़ेगी। देखो यहाँ 5 से 10 हो गई है, लेकिन अगर त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है, ये वेग है, वेग की दिशा और त्वरण ये है, तो चाल घटेगी, 10 से 8 हो गई है। मतलब दिशा बदलने के कारण जो त्वरण आता है उसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। वो हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ होता है और वृत्त के केंद्र की तरफ होने की वजह से इसको कई बार त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या के अनुदिश है। ये त्रिज्या ही तो होती है ये, क्योंकि ये त्रिज्या की दिशा में है इसलिए इसको कई बार त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। ये त्रिज्या है, ये स्पर्शरेखा है। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्शरेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण है वो हमेशा वेग के लंबवत होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ, कहीं लिख देता हूँ, आप अपने आप से लिख लेना। क्या लिख देता हूँ कि जो अभिकेंद्र त्वरण है, यहाँ लिख देता हूँ, अभिकेंद्र त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है, वेग के लंबवत होता है। ठीक है जी, वेग के, देखो ये वेग है, ये अभिकेंद्र त्वरण है, कितना कोण 90 डिग्री। ये वेग है, ये अभिकेंद्र त्वरण है, कितना कोण 90 डिग्री। ये कितना 90 डिग्री है, कितना 90 कोण डिग्री। अभिकेंद्र त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है, जबकि जो स्पर्शरेखीय त्वरण है वो या तो वेग की दिशा में होगा या वेग के विपरीत दिशा में होगा। और अगर त्वरण वेग की दिशा में होगा तो चाल बढ़ेगी, विपरीत दिशा में होगा तो चाल घटेगी। बात समझ आ गई है?
आपने कहा बिल्कुल समझ आ गई है, और इतने अच्छे से समझ आ गई है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये बताने में कि यहाँ तवरण कितने हैं, एक तवरण है या दो तवरण हैं। ठीक है, अगर वस्तु की चाल ना बदली तो केवल एक तवरण होगा, दिशा के बदलने की वजह से। चाल भी बदल गई तो दो तवरण हो जाएंगे, एक चाल के बदलने से, एक दिशा के बदलने से। दिशा के बदलने से जो तवरण आएगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्र तवरण। ये हमेशा केंद्र की तरफ होता है और वेग के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा, चाल के बदलने से जो आएगा उसको बोलेंगे सपर्शरेखीय त्वरण। ये किसकी दिशा में होगा, या तो ये वेग की दिशा में होगा या वेग के विपरीत दिशा में होगा। वेग की दिशा में ये त्वरण हुआ तो चाल बढ़ेगी, विपरीत दिशा में हुआ तो चाल घटेगी। आप ये याद कर सकते हैं, जब मैंने आपको कई बार वैसे तो बताया है, लेकिन अभी प्रक्षेप्य गति में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के बताया था कि अगर आपका एक दोस्त सामने जा रहा है, आप पीछे से उसका धक्का दे दो तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। वो चल भी उसी दिशा में रहा था, आपने उसको धक्का भी उसी दिशा में दिया। धक्का देना मतलब बल लगाना, बल लगाना मतलब त्वरण देना। तो त्वरण और उसके वेग एक ही दिशा में थे तो वो और तेज चलने लगा। लेकिन आप एक आध दो साइकिल पे जा रहा है, आपने साइकिल पकड़ के खींच लिए तो उसकी साइकिल धीमी हो जाएगी। क्यों? चल वो आगे की दिशा में रहा था, वेग आगे था, फोर्स आपने पीछे लगाया, त्वरण आपने पीछे लगाया तो चाल घट गई। तो मुझे बताओ वृत्तीय गति में अभी तक कितने त्वरण हो सकते हैं? आप कहेंगे दो हो सकते हैं। हमेशा कौन होगा? आप कहेंगे दिशा हमेशा बदलेगी, तो दिशा बदलने की वजह से जो त्वरण आएगा वो हमेशा होगा अभिकेंद्र त्वरण। कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? आप कहेंगे चाल बदल भी सकती है, चाल नहीं भी बदल सकती है। तो चाल की वजह से जो त्वरण आएगा वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। मतलब सपर्शरेखीय त्वरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहीं से बात करेंगे बच्चों आगे। मान लीजिए ये वृत्तीय गति हो रही है, ये वृत्त का केंद्र है, ये कोई वस्तु है, ये इसकी त्रिज्या है, ये वस्तु का वेग है। यहाँ अभी इसी की बात कर लेते हैं। मैंने कहा किस वस्तु का भी चाल बदल नहीं रहा है, वस्तु की चाल बदल नहीं रही, तो बताओ उसके पास त्वरण है क्या? आपने कहा त्वरण होगा, दिशा बदल रही है। और कौन सा त्वरण होगा? आपने कहा अभिकेंद्र त्वरण होगा AC, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है और वेग के साथ कोण बनता है 90 डिग्री। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अभी जब चाल नहीं बदल रही है तो यहाँ टोटल त्वरण कितना है, कुल त्वरण कितना है? आपने कहा एक ही तो त्वरण है, तो एक ही त्वरण कुल, यही त्वरण कुल त्वरण बन जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एक समान वृत्तीय गति होती है, एक समान सुनते ही ध्यान आना चाहिए कि चाल नहीं बदलेगी, केवल दिशा बदलेगी। दिशा बदलेगी तो अभिकेंद्र त्वरण आएगा। अभिकेंद्र त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है, तो केवल यही त्वरण है तो यही कुल त्वरण भी बन जाएगा। तो पूछते क्या है कि एक समान वृत्तीय गति में कुल त्वरण कितना होता है? तो आप कहेंगे कुल त्वरण अभिकेंद्र त्वरण होता है। या ये पूछ लेते हैं कुल त्वरण की दिशा कहाँ होगी, तो आप कहेंगे केंद्र की तरफ होगी। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अगर वृत्तीय गति असमान है, मतलब चाल भी बदल रही है, तब बताओ कितने त्वरण होंगे? आपने कहा दो त्वरण होंगे, दिशा बदलने की वजह से अभिकेंद्र त्वरण, चाल बदलने की वजह से सपर्शरेखीय त्वरण। अब ये सपर्शरेखीय त्वरण कहाँ होगा? फिर ये चेक करना पड़ेगा कि चाल बढ़ रही है। अगर चाल बढ़ रही है तो यही हमारा, यही दिशा हमारी कौन सा त्वरण बन जाएगी? टेंजेंशियल सपर्शरेखीय त्वरण बन जाएगा। अगर चाल घट रही है, अगर चाल बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है, अगर ये दोनों एक दिशा में है, लेकिन अगर वेग ऊपर है और त्वरण नीचे है तो हम कहेंगे चाल घट रही है, चाल घट रही है। ठीक है जी, आपने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ कुल त्वरण कहाँ होगा? बच्चों अब दो त्वरण हैं, एक केंद्र की तरफ है, एक वेग के दिशा या विपरीत दिशा में है। तो अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, थोड़ी देर के लिए, तो आप मुझे कहेंगे यहाँ दो त्वरण हैं, तो इनका जो परिणामी त्वरण है वो इनके बीच में कहीं आएगा, और इसी को बच्चों A नेट हम लिखते हैं, कुल त्वरण हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल त्वरण। अगर दो त्वरण हैं, दो त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण भी और सपर्शरेखीय त्वरण भी, जो एक दूसरे के लंबवत है। हाँ मुझे बताओ, हाँ मैंने तो बताया नहीं लेकिन आपको दिख रहा है कि अभिकेंद्र त्वरण और सपर्शरेखीय त्वरण में कितना कोण होता है। आपने कहा अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की तरफ है, मतलब त्रिज्या की तरफ है, और अभी ये सपर्शरेखीय त्वरण ये स्पर्श रेखा की तरफ है, और दोनों त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण होता है 90 डिग्री का। मतलब अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण भी एक दूसरे के लंबवत होंगे, मतलब ये 90 डिग्री का कोण। मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद पता होना चाहिए कि अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। क्या दोनों ये सदिश हैं? हाँ। मैंने कहा कुल त्वरण बताओ,
बताओ, आपने को कुल त्वरण का मतलब इनका परिणामी, और दो सदिशों का परिणामी हमेशा उनके बीच में होता है। तो मैंने कहा कि जो कुल त्वरण होगा ए नेट वो इनके बीच में कहीं होगा। मैंने मान लिया ये कोण यहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी अल्फा बनाता है। तो मुझे बताओ ए नेट का मान कितना आएगा। मैं दो तरीके से आपको सिखाऊंगा, सदिश में भी लिखना और परिमाण में भी लिखना। तो आप लिखेंगे जो ए नेट आएगा, कुल त्वरण आएगा, वो ए सी और ए टी दोनों का सदिश योग होगा। ए सी और ए टी दोनों का सदिश योग होगा। ए सी क्या है, अभिकेंद्र त्वरण, ए टी क्या है, स्पर्शरेखीय त्वरण। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे तो इसका मान चाहिए। क्या आपने पढ़ा है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आपने कहा पढ़ा तो है, भूल गए। लेकिन मैंने पूछा आपसे कब लगता है फॉर्मूला, आपने कहा इतना तो याद है कि ये तब लगता है जब दो सदिशों को जोड़ना हो। अच्छा जी, क्या ये दो सदिश हैं ए टी और ए सी? आपने कहा हाँ। थीटा क्या होता है, उनके बीच का कोण। यहाँ ए सी और ए टी के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। कोस 90 होता है 0, तो फॉर्मूला बनता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आर की जगह कौन है, ए नेट। अब वेक्टर नहीं लिखेंगे, परिमाण की बात कर रहे हैं। अंडर रूट ए की जगह कौन है, ए सी, और बी की जगह कौन है, ए टी। तो आपने कहा जो ए नेट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, रटना नहीं है, ये तो तुम्हें आता है पहले से, बस ये ध्यान रखना ए सी और ए टी अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ से चल जाएगा। अल्फा निकालना हो तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा होता है लंब बटे आधार, अल्फा जहाँ बना वो आधार है, ये लंब है, ए सी बटे ए टी। या उल्टा करें, अगर यहाँ से अल्फा करें तो फिर ये लंब बन जाएगा, आधार बन जाएगा, फिर आ जाएगा ए टी बटे ए सी। कुछ भी कर सकते हैं, दिशा निकालनी है, जैसे बोलेगा ऐसे कर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी तक बच्चों मैंने आपको दो चीज़ें बताई, पहला कि वृत्तीय गति क्या है और दूसरा वृत्तीय गति के प्रकार क्या हैं। अगर कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी दूरी हमेशा एक बिंदु से नियत रहे, ना बदले, और वो एक ही समतल में गति कर रहा है, ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वो जो निश्चित बिंदु है उसको केंद्र बोलते हैं, जो ये दूरी नहीं बदल रही है इसको त्रिज्या बोलते हैं। सदिश के रूप में इसको त्रिज्य सदिश बोलते हैं। ये लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, ये बात मैंने बताई। वृत्तीय गति कितने प्रकार की, आपने कहा 2 प्रकार की। वृत्तीय गति करते हुए लगातार दिशा बदलती रहती है। लगातार दिशा बदलेगी, चाल बदल भी सकते हैं, चाल नहीं भी बदल सकती है। अगर चाल दिशा बदल रही है, चाल नहीं बदल रही, तो वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और यहाँ केवल एक ही त्वरण होता है जो दिशा के बदलने के कारण आया है, और ऐसे त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, क्योंकि हमेशा केंद्र की तरफ होता है। ठीक है। दूसरा, अगर दिशा भी बदले और चाल भी बदले तो हम कहेंगे ऐसी वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। और यहाँ 2 त्वरण होते हैं, एक दिशा के बदलने से अभिकेंद्र त्वरण, चाल बदलने से कौन सा त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण। अगर स्पर्शरेखीय त्वरण और वेग सेम दिशा में है तो चाल बढ़ेगी, वेग और अब स्पर्शरेखीय त्वरण विपरीत दिशाओं में तो चाल घटेगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, तब ये कुल त्वरण यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस ये दिशा बदल जाएगी, ये पहले ऊपर था, ये अब यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बच्चों अब वृत्तीय गति में आने वाले कुछ टर्म्स की, कुछ परिभाषाओं की, जो हमें पढ़नी है और आपको भी में अच्छे से आनी चाहिए। चलिए इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। अभी आप परेशान मत होना भाई, अभी मैं आपको ये जो त्वरण है एक बार फिर पढ़ाऊंगा, अलग से हेडिंग लगा के पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको बस सिर्फ एक फील कराने की कोशिश की, अच्छा कि त्वरण यहाँ कितने हैं, दिशा बदलेगी उसकी वजह से, चाल बदलेगी उसकी वजह से 2 हो सकते हैं। अभी तो और पढ़ना है हमें। कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं बच्चों। पहली बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ डिस्प्लेसमेंट था, अगर सीधी सीधी हम चलें, अगर कोई वस्तु यहाँ से ए से चल के बी तक आ जाए तो हम कहते थे कि वस्तु का विस्थापन है। लेकिन जब वस्तु वृत्तीय गति करेगी, क्या करेगी, वृत्तीय गति। अब हम बात करने वाले हैं वृत्तीय गति से जुड़ी हुई चीज़ों की। मैंने कहा एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, ये वस्तु का वृत्त का केंद्र है और वस्तु किसी टाइम यहाँ है। अगर मैं इसको मिला दूँ, क्या ये त्रिज्य सदिश है,
आपने कहा जी बिल्कुल। और मान लेते हैं यहाँ जो है समय है वो समय जीरो है। जीरो समय होने का मतलब ये है बेटा कि जीरो टाइम नहीं हुआ है, हमने देखना शुरू किया है कि अब यहाँ से समय स्टार्ट होगा, यहाँ से समय प्रारंभ होगा, इसलिए इसको t बराबर जीरो बोल देते हैं। मैंने कहा कि कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ चली गई। ये इसका त्रिज्य सदिश था, ये भी इसका त्रिज्य सदिश है, लेकिन ये अलग त्रिज्य सदिश है, ये r1 है, ये r2 है। यहाँ जाने में मान लीजिए t टाइम इसको लगा। तो आपने क्या देखा बच्चों कि ये जो त्रिज्य सदिश है इसने इस समय में कुछ कोण घुमा। क्या कोण घुमा? कोण। तो इसने हमने लिखा ये है थीटा कोण। इसी थीटा को बच्चों कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। सुनना ध्यान से, जब हम सीधा सीधा चलते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ t बराबर जीरो पे था और t बराबर t पे मैं यहाँ पहुँच गया, तो मैंने अपनी स्थिति बदल ली, मतलब मैंने विस्थापन कर लिया, ये मेरा विस्थापन है। इसी तरीके से जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसका त्रिज्य सदिश कुछ समय में कुछ कोण घूम जाता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। ये त्रिज्य सदिश किसका है? आप कहेंगे वस्तु का। क्या ये कुछ समय में कुछ घूम गया है? आपने कहा कुछ घूमा। कितना कोण घूमा? उसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। लिख के एक बार मैं बता देता हूं। किसी वस्तु के त्रिज्य सदिश द्वारा घूमा गया कोण उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा है। किसी वस्तु के त्रिज्य सदिश द्वारा घुमा गया कोण, इसने त्रिज्य सदिश ने जितना कोण घुमा, ये थीटा, इसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे बच्चों थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। अच्छा, मैंने पूछा इसका मात्रक क्या होगा? तो आप सब जानते हैं जैसे हम विस्थापन को मीटर में मापते थे, किस में मापते थे? मीटर में, कि मैंने कितना मीटर चला हूं, तो इसको हम कोण में मापेंगे। इसको मापने का तरीका होता है बच्चों रेडियन। आज तक आप हमेशा कोण को डिग्री में मापते आए हैं, अंश में, 30 अंश 40 अंश, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। हमारी जो कोण की मात्रक होता है, SI मात्रक, वो रेडियन होता है। पाई रेडियन, π/2 रेडियन, ठीक है। वो तुम्हें आदत पड़ जाएगी थोड़े दिन में इसकी कि रेडियन बोलने। अभी तो डिग्री बोलने की आदत होगी। मुझे उम्मीद है कि 30 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, आगे आप रेडियन में बोलना सीख जाओगे। जैसे विस्थापन होता है ऐसे ही कोणीय विस्थापन होता है। विस्थापन सीधा सीधा चला होता है, कोणीय विस्थापन घूमने वाली चीज है। विस्थापन को मापते हैं मात्र मीटर में और कोणीय विस्थापन को मापते हैं रेडियन में। ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा, मैंने आपसे पूछा किसका विमीय सूत्र बताओ। विमीय सूत्र आपने कहा कि वो जो विस्थापन हमने पढ़ते थे उसका विमीय सूत्र होता था L, क्योंकि वो लंबाई थी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो कोण है इसका कोई विमीय सूत्र नहीं है, ये एक विमाहीन राशि है। क्यों है? अभी मैं बता रहा हूँ। विमाहीन राशि मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। बच्चों आप पढ़ते थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कभी ना कभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको कहीं अब कोने में लिख लेना कि कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। ये क्या है? मैंने कहा कि एक छोटा सा हिस्सा है वृत्त का, ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने अलग निकाल लिया, ये कोण है थीटा, ये इसकी त्रिज्या r है और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं चाप। चाप क्या है? ये एक लंबाई है। बोलो, चाप क्या है? एक लंबाई है। r क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या भी क्या है? ये भी लंबाई है। चाप भी लंबाई, त्रिज्या भी लंबाई, लंबाई से लंबाई कटा तो कोण का कोई विमा नहीं बचेगी, क्योंकि ये दो लंबाइयों का अनुपात है। ऊपर भी L आएगा, नीचे भी L आएगा, L से L गया तो कोण की कोई विमा नहीं होती। कोण क्या है? ये मतलब ये जो हमारा विस्थापन है, कोणीय विस्थापन, ये एक विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन राशि। अच्छा जी, आपने पूछा मुझसे कि भैया जैसे ये विस्थापन हम पढ़ते थे पहले, ऐसा वाला सीधा सीधा विस्थापन एक सदिश राशि होती थी, ये कैसी राशि है? मैंने आपसे पूछा कि ये कैसी राशि है, मैंने आपको बताया ये भी एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है।
आपने कहा अच्छा, वो विस्थापन भी एक सदिश राशि होती थी और ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन दोनों में एक फर्क है। वो जो विस्थापन था सीधा सीधा चलने वाला विस्थापन, वो एक ध्रुवीय सदिश था। मैंने आपको सदिश पढ़ाया, ध्यान से सुनना। सदिशों में मैंने आपको बताया था सदिश दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। मैंने बताया था सीधा सीधा चलने वाले सदिश ध्रुवीय सदिश होते हैं, लेकिन जो गोल गोल घूमते हैं वे क्या से होते हैं, अक्षीय सदिश होते हैं। और ये एक गोल गोल घूमने वाला सदिश है। इसका मतलब जो हमारा कोणीय विस्थापन है, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये एक अक्षीय सदिश है। कैसा, अक्षीय सदिश है। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा सदिश है, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश की दिशा कहाँ होती है, मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था कि अक्ष के अनुदिश होती है दिशा। मैं अब नहीं बताऊंगा, आपको सदिश पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इन चीज़ें क्लियर होंगी। इसी चैप्टर की पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अक्षीय सदिशों की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। और इसको हम दाहिने हाथ की अंगूठे के नियम से करते हैं। कैसे, कि जैसे ये घूम रहा है, मान लो ये कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस दिशा में ऐसे मोड़ेंगे जैसे घूम रही है ऐसे, तो अंगूठा जिस दिशा में आएगा वही दिशा होगी हमारे कोणीय विस्थापन की। अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है तो हम लिखेंगे कि हमारा कोणीय विस्थापन इस तल के लंबवत, देखो ये लंबवत है, ये बाहर की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर। ऐसे घूमता तो आप ऐसे करके कहते हैं अंगूठा अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। अगर एक और बात पूछूं, ये कैसे घूम रहा है, आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में घूम रहा है। और अगर ऐसे घूमता तो घड़ी के चलने की दिशाओं में घूमता। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, या ये कहिए बाहर की तरफ या ये कहिए अंदर की तरफ। मैंने आपको बताया कि कोणीय विस्थापन क्या है। त्रिज्य सदिश जितना कोण घूमता है ऐसे, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन ऐसे हिला हूँ, मान लो कोई बिंदु मेरे सामने है, मैं उसको देखते देखते ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरी गर्दन जितना कोणीय घूमेगी, या मैं ये कहूँ कि मैं किसी को देख रहा हूँ जाते जाते ऐसे घुमा रहा हूँ, तो मेरी गर्दन एक जो कोण घूम रही है, यही मेरा क्या है, कोणीय विस्थापन है। थीटा से इसको प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। हमने कहा इसका मात्रक रेडियन होता है, इसका मेसोतिर कुछ नहीं है, विमाहीन राशि है। ये एक सदिश राशि है। और कौन सा सदिश है, अक्षीय सदिश है, जिसकी दिशा हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से लगाते हैं। दाहिने हाथ का नियम मैंने आपको बताया था कि उंगली घुमाने वाला, गति की दिशा में घुमा लो, अंगूठा जिस तरफ आएगा वो दिशा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे वहाँ विस्थापन था, यहाँ कोणीय विस्थापन है। जैसे वहाँ वेग था, यहाँ कोणीय वेग होगा। तो अगली हेडिंग जो बच्चों हम बनाएंगे वो होगी हमारी कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। चलिए हेडिंग लगाते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता था मुझे बताना एक बार, वेग क्या होता था। आप कहोगे वेग तो होता था विस्थापन बटे समय, तो यही तो है। कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। लिख रहा हूँ एक बार, कोणीय वेग, अरे भाई बस एक ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ एक ये वर्ड जोड़ दिया साथ में, वेग के साथ कोणीय लगा दिया। कोणीय वेग, वहाँ वेग क्या होता था, विस्थापन बटे समय, यहाँ आएगा कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। परिभाषा कैसे लिखवाता था मैं आपको, मैं वहाँ लिखवाता था, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है जी, हमने कहा किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा। क्या, ओमेगा, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ऐसे बनता है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन थीटा, समय टी, तो ओमेगा आ गया थीटा बटे टी। लिखना नहीं है, यही लिखना बस आपको, कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं वहाँ आपको वेग के प्रकार पढ़ाए थे, एक समान वेग, परिवर्ती वेग, फिर परिवर्ती वेग बताया था मैंने, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ऐसे ही बच्चों आपको यहाँ भी लिखना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ बता के जाऊँगा। यहाँ नोट्स आप खुद बनाएंगे। क्या, कि कोणीय वेग के प्रकार, हेडिंग रहेगी
कोणीय वेग दो प्रकार का होता है, एक समान वेग, परिवर्ती वेग। एक समान वेग में लिखेंगे जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर कोणीय विस्थापन तय करता है तो वस्तु के वेग को एक समान कोणीय वेग कहते हैं। वहाँ बराबर समय में बराबर विस्थापन था, यहाँ बराबर समय में बराबर कोणीय विस्थापन होगा तो जो हमारा कोणीय वेग होगा वो एक समान कोणीय वेग कहलाएगा। ठीक है, लिख लोगे, अपने नोट्स खोलना पिछले चैप्टर के जहाँ हमने वेग के प्रकार पढ़े थे, ऐसे ही लिखना है, बस वेग की जगह यहाँ कोणीय वेग कर देना है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा परिवर्ती वेग क्या होता है, आपने कहा जब कोई वस्तु एकांक बराबर समय में अलग अलग कोणीय विस्थापन तय करेगी, एक सेकंड में 10 रेडियन, अगले सेकंड में 20 रेडियन, समय बराबर होगा, विस्थापन अलग अलग होंगे, तो वस्तु का कोणीय वेग परिवर्ती कोणीय वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवर्ती कोणीय वेग मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे बच्चों। पहला औसत वेग, तो मैं यहाँ अब उनको लिख रहा हूँ बच्चों, जरूरी है। औसत कोणीय वेग, आपको पता है कि जब हमने औसत लिखा था तो उसके पैरों में एवरेज लिख देते थे। यहाँ ओमेगा है, ओमेगा के पैरों में लिख देंगे एवरेज। क्या होता था औसत वेग? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ लिखेंगे कुल कोणीय विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। आपने कहा ठीक है, ये तो आता है। कैसे लिखा था हमने? डेल्टा लिखा था, विस्थापन थीटा है और डेल्टा टी। याद होगा आपको, याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा था तो ये होता था हमारा एवरेज का। वहाँ वी होता था, यहाँ एस होता था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बच्चों तात्क्षणिक वेग। यहाँ पढ़ेंगे हम तात्क्षणिक कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग। आपने कहा ठीक है। क्या होता था तात्क्षणिक कोणीय वेग? आपने कहा था कि जब हम किसी एक क्षण पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर समय क्या पूछते थे? वेग पूछते थे, उसको तात्क्षणिक वेग पूछते हैं। ऐसे ही किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के कोणीय वेग को क्या कहते हैं? वस्तु का तात्क्षणिक, लिख लेना अपने आप ही है, तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। और हम इसको कैसे लिखते थे बच्चों? आपको पता है, पैरों में लिखते थे INST, इंग्लिश में बोलते थे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और ये डेल्टा जब समय ही कम हो गया है, बहुत छोटे समय के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो डेल्टा हो जाएगा D, तो D थीटा बटे DT। तो यहाँ से एक बात पता चली मुझे, चलो बाद में एक साथ कराऊंगा मैं आपको। चलो एक बार बता भी तो कभी आपको कि बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा जैसे वहाँ विस्थापन था, यहाँ है कोणीय विस्थापन। अच्छा जी, वहाँ विस्थापन का जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, अवकलन कर देते थे, तो हमें मिलता था वेग। यहाँ कोणीय विस्थापन का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा कोणीय वेग। मतलब एक वर्ड जुड़ता जा रहा है सबके साथ, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, वेग, कोणीय वेग। जब हम वेग का डिफरेंशिएशन कर देते थे तो हमें मिलता था त्वरण, और यहाँ कोणीय वेग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा बच्चों कोणीय त्वरण। मैंने आपको बताया था वहाँ बहुत बार किसको आगे की दिशा बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, पीछे आने को पीछे की दिशा बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पीछे आएंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब कोणीय त्वरण दिया हो और उसका इंटीग्रेशन कर दो तो कोणीय वेग मिल जाएगा, और कोणीय वेग का इंटीग्रेशन कर दो तो कोणीय विस्थापन मिल जाएगा। मतलब जैसी चीज़ें वहाँ थी ऐसी ही चीज़ें यहाँ हैं। ठीक है, एक सवाल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे कोणीय त्वरण। ठीक है जी, इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार, और एक सवाल यहाँ से करेंगे। सवाल कहता है बच्चों हमारा, कुछ भी कह लेना, पहला सवाल जो भी है या उदाहरण कह लेना, कि किसी वस्तु का जो कोणीय विस्थापन है थीटा, कोणीय विस्थापन वो कुछ इस तरीके से दिया है, ऐसे। ये क्या है? थीटा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। हमें ये कहा गया कि इस वस्तु का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। कोणीय वेग
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और हमें कहा गया है कब ज्ञात करना है, दो अलग अलग चीज़ें दी। उसने कहा t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच, समय भी दे दिया, ठीक है। और दूसरा हमें कहा है कि आप t बराबर 2 पर ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें तो देखते ही आंखें चुंधियाई हो गया, अरे भाई ये तो हमें आता है, ये तो आसान है। इसने कहा कि आप थीटा दे रखा है, थीटा 2t² प्लस 3t प्लस 5। थीटा है विस्थापन, निकालना है वेग। विस्थापन से वेग पे जाना है, मतलब आगे की दिशा में जाना है, आगे की दिशा में। विस्थापन वेग त्वरण, विस्थापन वेग त्वरण। विस्थापन दे रखा है, त्वरण पे जाना है। अरे भले ही कोणीय त्वरण है, कोणीय विस्थापन है, तो बात तो एक ही है। हमने कहा अच्छा आगे जाना है और मुझे दो समय के बीच निकालना है। ये ध्यान से देखो, ये कोणीय विस्थापन ही समय पे निर्भर कर रहा है, मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा इस थीटा का मान बदलता जाएगा। यहाँ t का मान 1 रखो तो थीटा कुछ और आएगा, t का मान 2 रखो तो थीटा कुछ और आएगा। मतलब हमारा थीटा समय पे निर्भर कर रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये परिवर्ती विस्थापन है, अलग अलग विस्थापन है। तो हमें यहाँ से वेग निकालना है, कोणीय वेग। कौन सा, t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच। मैंने आपको पिछली क्लास में जब हमने वहाँ वेग पढ़ा था तो बताया था, जब दो समय अंतराल हो, समय अंतराल नहीं, जब दो समय हो कि यहाँ से यहाँ निकाल लो तो हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। और जब किसी एक समय की बात हो तो हम तात्क्षणिक चीज़ें निकालते हैं। तो दो समय की बात हो रही है तो मैं यहाँ ओमेगा निकाल लूँगा। कोणीय वेग होता है ओमेगा, और कौन सा एवरेज, वो होता है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। आपने कहा डेल्टा थीटा कैसे निकाल लें, थीटा का मतलब है कोण, कोणीय विस्थापन, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, पहला अंत का विस्थापन माइनस पहला विस्थापन, फाइनल विस्थापन माइनस इनिशियल विस्थापन, ऐसे बोल लो। डेल्टा टी, टी का अंतराल कैसे निकाल लें, परिवर्तन कैसे निकाल लें, बाद का समय माइनस शुरू का समय। अच्छा मुझे बता दो एक बार, शुरू का समय कितना है, टी आई, शुरू में है 1, बाद का समय कितना है 3, तो 3 माइनस 1 बनेगा ये। अब मुझे निकालना है थीटा आई और थीटा एफ। थीटा आई मतलब शुरू में थीटा कितना था, थीटा तो ये है, शुरू में टाइम कितना है 1। इस पूरी समीकरण में t का मान 1 रख दो तो हमें थीटा आई मिल जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 + 3 5 और 5 10, तो ये 10 रेडियन आ गया। अगर रेडियन में दिया है कुछ नहीं लिखते, चलो हम छोड़ो। थीटा फाइनल क्या होता है, आपने कहा थीटा फाइनल, थीटा फाइनल क्या है, बाद का थीटा। बाद का मतलब जब समय कितना है 3 सेकेंड, 3 रखा है यहाँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 18 9 27, 27 और 5 32। आपको इतनी कैलकुलेशन आती होगी, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। यहाँ वैल्यू रखी 32 माइनस 10, यह आ जाएगा 22 बटे 2, यह आ जाएगा 11 रेडियन पर सेकेंड, 11 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा मैं ना इनके यूनिट बताने भूल गया आपको जल्दबाजी में। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा कोणीय वेग है, जहाँ जैसे हम यूनिट लिखते हैं, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। वहीं मुझे बता देना चाहिए था, रेडियन पर सेकेंड। आप कहेंगे कैसा आया, मैंने कहा ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे टी। थोड़ा सा पीछे जाके देखना वीडियो में कि मैंने लिखा था कि कोणीय विस्थापन बटे समय, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। यहाँ कोण है ऊपर, कोण को मापते हैं रेडियन में और समय को मापते हैं सेकंड में, इसलिए वेग का मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक बनेगा रेडियन पर सेकंड। वीमीय सूत्र क्या बनेगा, आप कहेंगे वीमीय सूत्र थीटा, थीटा का तो कोई सूत्र मात्र वीमीय सूत्र नहीं होता, तो ऊपर तो 1 लिखा जाएगा जब कुछ नहीं है, नीचे समय है t, तो 1 बटे t और t ऊपर जाके हो जाएगा t माइनस 1। कैसी राशि है ये, आप कहेंगे भैया ये भी एक सदिश राशि है। महावेग सदिश था, कोणीय वेग भी सदिश है, वेग सीधा सीधा सदिश था, ध्रुवीय सदिश था, ये गोल घूमने वाला सदिश है। गोल घूमने वाला सदिश मतलब अक्षीय सदिश है, इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होगी, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम निकाल लेंगे। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपने पीछे सब पढ़ रखा है तब की बात है। मैंने कहा ठीक है, ये आ गया 11 रेडियन पर सेकेंड। हमने कहा ये करो दूसरे वाला, आपने कहा ठीक है, क्या निकालना है, कोणीय वेग ओमेगा। जब दो समय थे तब एवरेज निकाला था, एक समय है तो इंस्टेंटेनियस निकाल लेंगे, और इंस्टेंटेनियस मतलब डी थीटा बटे डी टी, मतलब अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन किसका, थीटा का। थीटा कितना है 2t² प्लस 3t प्लस 5। डिफ्रेंशिएशन भूल तो नहीं गई, पावर जो त्याग जाती है, 2 पावर है, 2 गुना 2 4, पावर हो जाती है 1 कम, पहले 2 थी अब 1 हो गई।
पावर है एक, एक आगे आ जाएगी, एक गुणा तीन तीन, पावर हो जाएगी एक कम, एक कम मतलब जीरो, वन में से वन गया जीरो। यहाँ अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट हो जाता है जीरो, किसी की पावर जीरो वन हो जाता है तो आ जाएगा 4t+3, ये ओमेगा आ गया। लेकिन हमें ओमेगा तब निकालना है जब t का मान 2 है। जैसे ही मैंने यहाँ 2 रखा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये 11 रेडियन पर सेकंड आ गया, 11 रेडियन पर सेकंड। ये नहीं कहेंगे कि दोनों बराबर आए हैं, हमेशा बराबर होते हैं, नहीं, इस सवाल में बराबर आ गए हैं, हो सकता है ये अलग अलग भी आ जाएं, ठीक है, हमेशा बराबर नहीं आते। यहाँ से मैंने आपको सिखाया कि जब हमें कोणीय विस्थापन दिया हो, थीटा दिया हो, तो हम कोणीय वेग कैसे निकाल लेंगे। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अंतिम टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा कोणीय त्वरण। जैसे वहाँ त्वरण था, यहाँ हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण। चलिए, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वहाँ त्वरण था, यहाँ कोणीय त्वरण है। क्या होता था त्वरण, बताओ? इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसने वो तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बस कोणीय बदलना है। वहाँ वेग था, यहाँ कोणीय वेग, वहाँ विस्थापन था, यहाँ कोणीय विस्थापन, वहाँ त्वरण था, कोणीय त्वरण। त्वरण क्या होता था? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे। तो यहाँ कोणीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। एक सेकंड में किसी वस्तु का त्वरण वेग जितना बदल जाएगा, एक सेकंड में एक सेकंड में किसी वस्तु का वेग जितना बदल जाएगा उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। वहाँ वेग था, यहाँ कोणीय वेग है, वहाँ त्वरण था, यहाँ कोणीय त्वरण हो जाएगा। इसलिए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। वहाँ क्या कहते थे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। प्रदर्शित करते हैं अल्फा, और फॉर्मूला बनता है कोणीय वेग परिवर्तन बटे, वहाँ क्या था सूत्र? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ आएगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लिखा। अल्फा से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा? आपने कहा ऊपर कोणीय वेग है, कोणीय वेग होता है रेडियन पर सेकंड, नीचे है समय, समय मतलब एक और सेकंड तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वहाँ क्या होता था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा बताओ इसका विमीय सूत्र। आपने कहा अच्छा विमीय सूत्र। आपने कहा कोण का तो कुछ नहीं होता है, अभी पढ़ के आए हैं। 1 समय, समय t का पावर 2, t की पावर -2 ऊपर जाके। तो हम कहेंगे इसका जो कोण विमीय सूत्र है वो है हमारा t की पावर -2। हमने कहा अच्छा कैसी राशि है? आप कहेंगे अब हमें पता चल चुका है, जैसे में सदिश थी ये भी सब सदिश ही हैं, ये सदिश राशि है, लेकिन फर्क ये है वे ध्रुवीय सदिश थे और ये सब बच्चों अक्षीय सदिश हैं, जिनकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? अक्ष के अनुदिश। और किस नियम से निकालते हैं? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम निकालते हैं, ऐसे करके। कोणीय त्वरण हमने पढ़ लिया। कोणीय त्वरण के प्रकार 2 प्रकार का होता है, अपने आप लिखना। एक समान कोणीय त्वरण, असमान कोणीय त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग, कोणीय वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बदलता है तो ऐसे त्वरण को एक समान कोणीय त्वरण कहते हैं। असमान कोणीय त्वरण किसको कहते हैं? हेडिंग लगाना, असमान कोणीय त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग, कोणीय वेग समान समय अंतरालों में असमान रूप से बदलता है, अलग अलग बदलता है, तो वस्तु का कोणीय त्वरण असमान कोणीय त्वरण कहलाता है। वो भी 2 प्रकार का होगा, औसत कोणीय त्वरण और तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। लिख देता हूँ मैं यहाँ, औसत कोणीय त्वरण प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। को औसत मतलब एवरेज, ऊपर लिखे हैं कुल कोणीय वेग परिवर्तन, कुल कोणीय वेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल।
पहले ये देख लो कि कुल कुल कितना वेग बदला है बटे कुल समय। इसको लिखेंगे डेल्टा वेग ओमेगा बटे डेल्टा समय टी। तो अल्फा एवरेज की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। ज़्यादा टाइम हम यहाँ नहीं लगाएंगे। दूसरा होता है बच्चों तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। एक विशेष अक्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कहते हैं। एक ही समय है तो इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, डेल्टा की जगह हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। फिर से आपको न्यूमेरिकल देगा, अगर दो समय के बीच पूछे तो एवरेज निकाल देना, एक समय पूछे तो इंस्टेंटेनियस निकाल देना। ठीक है, चलिए 10 मिनट और लगेंगे बच्चों। अभी मैं कह रहा था ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी मुझे इन तीनों में संबंध भी स्थापित करने हैं। चलिए पहले बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, हटा रहा हूँ इसको। हमने आज वृत्तीय गति जो पढ़ी, उस वृत्तीय गति में हमने 3 चीज़ें देखी है। हमने ये देखा कि जब सीधे सीधे चलते थे तो विस्थापन आता था, लेकिन गोल गोल घूमने पे आ रहा है कोणीय विस्थापन। सीधे सीधे चलते थे तो जो वेग बनता था तो उसको रेखीय वेग बोलते थे या वेग बोलते थे, और गोल गोल घूमने पे जो वेग आ रहा है उसको कोणीय वेग बोल रहे हैं। जब हम सीधे सीधे अपने वेग परिवर्तन करते थे या दिशा बदल के करते थे तो हम कहते थे कि यहाँ वेग त्वरण है। जब ये गोल गोल घूमने में त्वरण आ रहा है, यहाँ क्या बोलेंगे इसको, बोलो जल्दी से, इसको बोलेंगे कोणीय त्वरण। अच्छा, अब हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो जाए। आप सोचें कि अभी पहले हमने 2 त्वरण पढ़े थे, अभिकेंद्र त्वरण और दूसरा स्पर्शरेखीय त्वरण। तो ये कहाँ से आ गया नया त्वरण, ये कोणीय त्वरण, क्या उनमें से ही है या ये अलग है? तो बच्चों ये तीसरे प्रकार का त्वरण है। पहला अभिकेंद्र त्वरण जो दिशा बदलने की वजह से आया था, दूसरा वेग चाल बदलने से जो आया था उसको क्या बोला था, स्पर्शरेखीय त्वरण। ये तीसरे प्रकार का त्वरण है जिसको कोणीय त्वरण कहते हैं। ध्यान ये रखना है बच्चों। अभी थोड़ा सा ऊपर चीजें जाएंगे, आपको अच्छे समझ आता जाएगा कि अभिकेंद्र त्वरण हमेशा होगा क्योंकि दिशा हमेशा बदलेगी, लेकिन ये जो स्पर्शरेखीय त्वरण है और ये जो हमारा कोणीय त्वरण है, ये केवल तभी आएंगे जब वस्तु की चाल बदलेगी। अगर वस्तु बराबर चाल से चल रही है तो बराबर समय में बराबर कोण घूमता रहेगा, तब हम कहेंगे कि उसका कोणीय वेग नहीं बदल रहा है। और कोणीय वेग नहीं बदलेगा तो कोणीय त्वरण नहीं आएगा। कोणीय त्वरण कब आएगा बताओ? जब कोणीय वेग बदलेगा। स्पर्शरेखीय त्वरण कब आएगा? जब चाल बदलेगी। अभिकेंद्र त्वरण कब आएगा? जब दिशा बदलेगी। दिशा हमेशा बदल रही है तो अभिकेंद्र त्वरण हमेशा होगा। चाल बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, तो स्पर्शरेखीय त्वरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोणीय वेग बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता अभिकेंद्र, इसलिए कोणीय त्वरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब अभिकेंद्र त्वरण हमेशा होगा। ये स्पर्शरेखीय त्वरण और क्या कोणीय त्वरण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और मजे की बात, अगर कोणीय त्वरण होगा तो तभी होगा जब स्पर्शरेखीय त्वरण होगा। अभिकेंद्र त्वरण से कोई मतलब नहीं है इसका। अभिकेंद्र त्वरण हमेशा है, था और हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो स्पर्शरेखीय त्वरण है और कोणीय त्वरण है, ये दोनों साथ साथ होंगे। स्पर्शरेखीय त्वरण होगा तो ही कोणीय त्वरण होगा, स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं होगा तो कोणीय त्वरण नहीं होगा। क्यों? बात करते हैं। चलिए आओ सुनो। मैंने कहा कि भाई हमने 3 चीज़ें देखी। क्या 3 चीज़ें देखी? कि यार वहाँ विस्थापन होता था सीधे सीधे वेग में, सीधी सीधी मोशन में, सीधी सीधी गति में विस्थापन होता था। अच्छा जी, विस्थापन के बाद वेग बनता था, वेग के बाद त्वरण बनता था। हमने कहा ऐसे ही यहाँ 3 चीज़ें हैं। यहाँ एक कोणीय विस्थापन है, उसके बाद यहाँ कोणीय वेग है। अच्छा जी, हमने कहा ऐसे ही यहाँ एक कोणीय त्वरण है। क्या है? कोणीय त्वरण। मैंने कहा इस विस्थापन को प्रदर्शित करते थे बच्चों हम एस से। किसके? एस से। वेग को प्रदर्शित करते थे वी से, त्वरण को प्रदर्शित करते थे ए से। ये तीनों सदिश राशियाँ थी। ऐसे ही विस्थापन को, कोणीय विस्थापन को प्रदर्शित करेंगे थीटा से, कोणीय वेग को प्रदर्शित करेंगे ओमेगा से, और कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करेंगे अल्फा से। ये तीनों भी सदिश हैं, ये तीनों भी सदिश हैं, लेकिन ये ध्रुवीय सदिश हैं और ये अक्षीय सदिश हैं, गोल गोल घूमने वाले सदिश हैं। मैंने कहा था ये जो v होता है ये होता है ds बटे dt, और ये जो a होता है ये होता है dv बटे dt। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करो s का समय के सापेक्ष
तो वेग मिल जाएगा। वेग का डिफरेंशिएशन करो समय के सापेक्ष तो हमें त्वरण मिल जाएगा। इसी तरीके से जो ओमेगा होगा ये होगा डी थीटा बटे डी टी, मतलब इस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो हमें कोणीय वेग मिल जाएगा। और ये जो अल्फा होगा ये होगा डी ओमेगा बटे डी टी। इसका मतलब ओमेगा का कोणीय वेग का क्या करो डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष तो हमें कोणीय त्वरण मिलेगा। क्या कोई फर्क है क्या? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं है, बस कोणीय शब्द का फर्क है। सीधा सीधा चल रहे तो अलग चीज़ें थी, गोल गोल घूम रहे हैं तो अलग चीज़ें हैं। अब हमें बस ये एक बात करनी है कि हमें इनके बीच का संबंध भी देखना है। बस आज का लास्ट काम हमारा ये है कि मुझे एस और थीटा में संबंध बताना, विस्थापन और कोणीय विस्थापन में, वेग और कोणीय वेग में संबंध बताना, त्वरण और कोणीय त्वरण में मुझे संबंध बताना है। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाने वाले हैं बच्चों। हेडिंग ये रहेगी विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध। हेडिंग क्या रहेगी? पहली, इस विस्थापन को बच्चों रेखीय विस्थापन भी बोलते हैं। जो खाली विस्थापन लिख रहे हैं ना सीधा सीधा वाला, उसको विस्थापन भी बोलते हैं। विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध। ध्यान से सुनना, विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध। हमने कहा एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही थी, ये उसका केंद्र है, ये उसका त्रिज्या सदिश है, हमने त्रिज्या इसकी r मान ली है। यहाँ कोई वस्तु है, ये वस्तु घूम घाम के यहाँ पहुँची और इसने इस दौरान कितना कोण घूमा? थीटा। और मैंने ये भी मान लिया कि इस दौरान इसने ये जो दूरी चली है ये s है। s मतलब ये इसका विस्थापन है। आप कहोगे विस्थापन तो सीधी रेखा होती थी, हमें तो ये पढ़ाया गया है सीधी रेखा। तो बच्चों ये मान के चलो कि अब ये दूरी बहुत छोटी है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो ये आपको सीधी रेखा तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं ये बहुत छोटा कर दूँ तो लगभग ये क्या आ जाएगी? सीधी रेखा। तो आप ये मान के चलेंगे कि जो हमने एस लिया है ना ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ से ए से बी तक का जो विस्थापन है वो एस है और कोणीय विस्थापन थीटा है और ये त्रिज्या आर है। हमने कहा अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो आपने कहा कोण कितना है? थीटा। चाप कितना है? एस। त्रिज्या कितनी है? आर। तो एस का फॉर्मूला बना आर थीटा। यही हमारा संबंध है। विस्थापन कौन है? एस है। कोणीय विस्थापन कौन है? थीटा है। तो एस और थीटा में क्या संबंध आया? एस बराबर आर थीटा। एस बराबर आर थीटा। एस बराबर आर थीटा। एस विस्थापन, थीटा कोणीय विस्थापन, आर क्या है? त्रिज्या है। ध्यान से सुनो, अभी हम ये वृत्तीय गति के लिए कर रहे हैं। जब बच्चों मैं आपको घूर्णन गति पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7, तब आपको पता चलेगा कि ये सीधी सीधी रेखा के लिए भी हो सकता है। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस ये ध्यान रखो ये विस्थापन है, ये थीटा कोणीय विस्थापन है और ये आर क्या है? त्रिज्या है। अब ध्यान सुनना, आप ये भी कर सकते हो कि ये सोचो कि ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। कौन? एस विस्थापन और थीटा कोणीय विस्थापन दोनों सदिश हैं। तो आप इनके ऊपर कभी ऐसे लगा दो तो गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा? सुनना ध्यान से। क्या ये इतना सही है? आप कहेंगे हाँ ये सही है, लेकिन ये केवल वृत्तीय गति के लिए है। सुनना ध्यान से, केवल वृत्तीय गति के लिए। क्या ये हमेशा लग पाएगा? नहीं, केवल वृत्तीय गति के लिए। जहाँ भी वृत्तीय गति दिखे, गोल गोल घूमने वाली गति दिखे, तो आप लगा देंगे एस बराबर आर थीटा। लेकिन आप ये मत करना कि एस के ऊपर वेक्टर लगा दो, आर के ऊपर ना लगाओ, थीटा के ऊपर लगा दो। क्यों? आप कहोगे कि एस भी सदिश है, थीटा भी सदिश है, लेकिन मुझे ये तो बताओ क्या एस की दिशा और थीटा की दिशा एक जैसी है? अरे भाई एस की दिशा तो ये है और थीटा की दिशा तो बाहर की तरफ है। ये कैसा सदिश है? ये ध्रुवीय सदिश है और ये अक्षीय सदिश है। इसकी दिशा, ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं? जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं। ये ए से बी की तरफ गया है तो इसकी दिशा ए से बी है। लेकिन जो ये आर है, सॉरी ये जो थीटा है, ये थीटा तो ऐसे है अक्ष के अनुदिश बाहर की तरफ। क्या ये बाहर की तरफ और ये दिशा एक जैसी है? तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखें फिर? तो मैंने आपको भी बताया तो था कि ये आर भी क्या है? एक। आप कहेंगे कि ये आर भी एक सदिश राशि है, इसलिए जब हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं, किस रूप में? सदिश रूप में। तो बच्चों ये सदिश रूप में ऐसे लिखा जाता है एस वेक्टर बराबर थीटा क्रॉस आर। अब ये थीटा क्रॉस क्या है? अभी तो आपने पढ़ा था सदिशों में, सदिशों का सदिश गुणनफल
सदिशों का सदिश गुणनफल, जब दो सदिशों को गुणा करके एक नई सदिश राशि हमें मिली थी तो उसको सदिशों का सदिश गुणन हमने बोला था। और उस बीच में आता था क्रॉस, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये थीटा क्या है? ये कोणीय विस्थापन है। ये आर क्या है? ये त्रिज्य सदिश है। और अगर मैं आपको कहूँ, क्या मैंने सदिशों में के सदिश गुणनफल में आपको मैंने इनकी दिशा निकालनी सिखाई थी क्या दाहिने हाथ के नियम से? तो आप कहेंगे कि हाँ, अंगुली रखनी, फिंगर्स रखनी है दाहिने हाथ की थीटा की तरफ। ये थीटा कहाँ है? अब ये थीटा ऐसे नहीं है, आपने कहा थीटा कहाँ है? बाहर की तरफ। अरे कोणीय विस्थापन कैसा सदिश है? अक्षय सदिश। अक्षय सदिश मान लो ये ऐसे घूम रहा है अभी, तो आपने कहा कि इस ऐसे करके ले लो, ये बाहर कौन आया है? ये थीटा है बाहर, तो थीटा की तरफ उंगली रखी, ये थीटा, देखो ध्यान से, ये थीटा बाहर ऐसे, और मुझे अपनी उंगलियां घुमानी है आर की तरफ। आर ये है, आर की दिशा हमेशा कहाँ से होती है? केंद्र से बिंदु की तरफ। सब आज की वीडियो में बताया मैंने आर वाला त्रिज्य। तो मैंने क्या किया, ऐसे रखे, ये मेरी उंगलियां किसकी तरफ है? थीटा की तरफ। घुमाना किसकी तरफ है? आर की। ये आर है, ये देखो, ये आर है। ये कौन है? थीटा। मैंने ऐसे घुमाया। ये कौन आया? एस आया है, एस 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 कहाँ ही है? देखो ऊपर जा रहा है। अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, तो सिर्फ ये याद रखना है, एस बराबर आर थीटा। आपकी नॉलेज के लिए, हाई लेवल के लिए आपको होता है सदिश रूप एस बराबर थीटा क्रॉस आर होता है, ना कि एस के ऊपर वेक्टर लगा दो, थीटा के ऊपर लगा दो। तो क्या संबंध आया? एस बराबर आर थीटा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं दूसरा संबंध। अब करेंगे वेग और कोणीय वेग का संबंध है। नंबर 2, वेग या रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। आपने कहा अच्छा, वेग क्या होता है? आपने कहा v होता है, बिल्कुल। कोणीय वेग होता है ओमेगा, हमें इनमें संबंध स्थापित करना है। आपने कहा ठीक है, फिर से वही वृत्तीय गति हमने देखी। हमने कहा ये हमारा केंद्र है, ये हमारा त्रिज्य सदिश r है, ये वस्तु का वेग v है, और वस्तु घूमते घूमते यहाँ चली गई। ठीक है, कितना कोण घूम के? थीटा। आपने कहा अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा कि s बराबर होता है r थीटा। क्या होता है? s बराबर r थीटा। पिछला संबंध, विस्थापन और कोणीय विस्थापन का संबंध। हमने कहा इनका डिफरेंशिएशन करो। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपने कहा ठीक है, ये लिखा ds बटे dt, d बटे dt और इधर r थीटा। ds बटे dt, r क्या है? त्रिज्या है, ये तो कभी नहीं बदलेगी, इसलिए इसको बाहर ले आएंगे। अंदर बचेगा d थीटा बटे dt। और अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है ds बटे dt वेग होता है और d थीटा बटे dt कोणीय वेग होता है। तो संबंध आया v बराबर r ओमेगा। ध्यान रखना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। s बराबर r थीटा, v बराबर r ओमेगा। देखो यहाँ r रहेगा, यहाँ s है, विस्थापन है, कोणीय विस्थापन, वेग है, कोणीय वेग, v बराबर r ओमेगा। इसको भी सदिश रूप में आप लिखना चाहो तो सदिश रूप में ये लिखा जाएगा बच्चों उसी तरीके से कि v के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ओमेगा क्रॉस r। और अगर आपको ध्यान हो, इसका एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सदिशों के सदिश गुणन में कराया था। ध्यान से देखना उस वीडियो को, आपने नोट्स बनाए उनको खोल के देखना। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने कराया था, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा दे रखा था, r दे रखा था, r को वहाँ विस्थापन सदिश बोला था हमने, क्योंकि आगे जाके जब घूर्णन गति पढ़ेंगे तो इस r को त्रिज्य सदिश ना बोल के हम बच्चों क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश। बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है हमारा वेग और कोणीय वेग में संबंध। और लास्ट चीज करते हैं जिसमें हम करने वाले हैं बच्चों त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध तीसरा, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं याद रखने हैं आपको। त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। आपने कहा अच्छा, अभी पिछला फॉर्मूला क्या पड़ गया? पिछला संबंध वेग वाला, आपने कहा v इक्वल्स टू r ओमेगा, वेग कोणीय वेग त्रिज्या। हमने कहा फिर से डिफरेंशिएशन करो, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने, आपने लिखा dv बटे dt, d बाय dt r ओमेगा।
डी बाई डी टी त्वरण होता है ए, आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा डी ओमेगा बटे डी टी, तो आ जाएगा अल्फा कोणीय त्वरण। तो सूत्र बना ए बराबर आर अल्फा, या संबंध बना आर बराबर ए बराबर आर अल्फा। और सदिश रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा, सदिश रूप में लिखा जाएगा बच्चों ए वेक्टर बराबर अल्फा क्रॉस आर। इसका भी एक न्यूमेरिकल मैंने वहाँ कराया था सदिशों के सदिश गुणन में, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये संबंध ध्यान रखने पड़ेंगे। और बच्चों आज के वीडियो में हम रखेंगे इतना ही। आज का वीडियो जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे अब त्वरण, वृत्तीय गति में जो त्वरण मैंने आपको बताए कौन कौन से, अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण और कुल त्वरण कितना होता है। और फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। कल का वीडियो लास्ट होगा। कल के वीडियो में हम वृत्तीय गति को, इस चैप्टर वाले को ख़त्म कर देंगे। 2 वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। एक बार बस जल्दी से ये बता दो मुझे, कहोगे तो ही मैं टाइम ले रहा हूँ बहुत, लेकिन फिर भी, कि जैसे विस्थापन होता था, यहाँ होता है कोण, कोणीय विस्थापन, कौन होता है यहाँ, कोणीय विस्थापन। यहाँ वेग, विस्थापन के बाद आता था वेग, यहाँ आएगा कोणीय वेग। यहाँ आता था त्वरण, यहाँ आएगा कोणीय त्वरण। मैंने आपसे पूछा बताओ विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपने कहा एस से, कोणीय विस्थापन को थीटा से। इन दोनों का संबंध होता है एस बराबर आर थीटा। ये होता है v, ये होता है ओमेगा, और फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये होता है a, ये होता है अल्फ़ा, और दोनों का संबंध होता है a बराबर आर अल्फ़ा। और ये 3 फॉर्मूले सामने दिखे हैं, ये सिर्फ वृत्तीय गति के लिए लगेंगे, केवल वृत्तीय गति के लिए। वरना फिर मैं जो सदिश रूप दिखाए थे मैंने आपके, क्या दिखाए थे, एस वेक्टर बराबर थीटा क्रॉस आर, v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, और a वेक्टर बराबर अल्फ़ा क्रॉस आर, ठीक है। ये तीनों भी सदिश हैं, ये तीनों भी सदिश हैं। ये पोलर सदिश हैं, मतलब ध्रुवीय सदिश हैं, और ये अक्षीय सदिश हैं। बात समझ आ गई। अब मुझे एक बात जल्दी से बता दो कि जब वस्तु वृत्तीय गति करती है तो कौन सा त्वरण होता है, दिशा बदलने की वजह से कौन सा त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। चाल बदलने से स्पर्शरेखीय त्वरण, चाल बढ़ेगी तो त्वरण और वेग एक ही दिशा में होंगे, और विपरीत दिशा में होंगे तो चाल घटेगी। ये सब बातें हमने की, बहुत बढ़िया, आपको समझ आना चाहिए। तो वीडियो अच्छे से इसको पढ़ना, और अगले वीडियो में वृत्तीय गति खत्म कर देंगे। तो बच्चों पढ़ते रहें।